हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 9th क्लास सीबीएसई की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। दोस्तों, पेड़ बहुत ही ज़्यादा काटे जा रहे हैं और हमारे पोएट जीव पटेल, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, अगर मैं बात करूं स्कूल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे जो पोएट्री आती है उसके अंदर, और जीव पटेल वैसे भी नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं और नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। तो ऑन किलिंग अ ट्री 9th क्लास सीबीएसई के अंदर ये हमारी पोएम है और टर्म 2 में इस साल है ये 2021-22 जो सेशन है इसके। तो दोस्तों, पेड़ काटे जा रहे हैं, सबको पता है कि इनका नुकसान है, लेकिन फिर भी पेड़ तो काटे ही जा रहे हैं। तो जी पटेल इस चीज़ को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके एक, मैं कहूँगा कि सैटायरिक टोन के अंदर एक कटाक्ष बनाकर बोल रहे हैं कि ये पेड़ को काटना कैसे है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो ऑन किलिंग अ ट्री, लेट्स सी क्या होता है इस पोएम के अंदर। दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा में जी पटेल लिखते हैं, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जैब होता है एक सडन रफ ब्लो मारना, यानी बहुत सडन तरीके से एकदम से मारना किसी चीज़ के अंदर। लेप्रस हाइड यहाँ पे है डिसकलर्ड बार्क, यानी कि जो पेड़ का जो तना होता है और उसके ऊपर की जो छाल होती है वो डिसकलर्ड हो जाती है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है लेप्रस हाइड। दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हैं कि एक सिंपल कट से कोई पेड़ नहीं कटने वाला। अ ट्री ग्रोज ग्रेजुअली, एक पेड़ बड़े आराम से बड़ा होता है, मिट्टी के अंदर उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर तक गई होती हैं, नीचे तक गई होती हैं, और धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन लेता है, पोषक तत्वों को लेता है मिट्टी से, ताकि ये बड़ा पेड़ बन सके। और फर्मली बाउंड विद द सोइल, ये जो पेड़ है इतने सालों में मिट्टी के साथ इतना मजबूत जोड़ बना लेता है कि ये आसानी से टूटे नहीं, इतना पक्का जोड़ बना लेता है मिट्टी के साथ। इट टेक्स इन सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए जैसे इंसान को बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ खाना पीना पड़ता है, वैसे ही एक पेड़ सूर्य की किरणों को लेता है, पानी भी लेता है और हवा भी लेता है, और न्यूट्रिशन मिट्टी से लेता है, जिसके चलते वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक बना पाता है, अपने तने को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा अनगिनत पत्ते होते हैं उसके ऊपर। सेकेंड स्टेंजा में ये कहते हैं, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to the former size. अब यहाँ पे हैक क्या है? हैक होता है दोस्तों एक हैवी, मतलब बहुत ही जोर से रफ तरीके से किसी चीज़ को काट देना। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ह्यूमंस, इंसान क्या कर रहे हैं, ये पेड़ों को काटते हैं, चॉप करते हैं, यानी कि जो उसका तना है उसको धीरे धीरे काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑफ ट्रीज इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे टुकड़ों में। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है डिस्ट्रॉय। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, ये पोएम एक कटाक्ष है, एक सटायर है दोस्तों, समाज के प्रति, उन लोगों के प्रति जो अंधाधुंध पेड़ों को काटते जा रहे हैं। डिस्ट्रॉय द, वो कहता है भी अगर पेड़ को नाश ही करना है, उसका अगर उसको उसका अस्तित्व ही खत्म करना है, तो सिर्फ उसके तने को काटने से, छोटी छोटी लकड़ियां काटने से बात नहीं बनेगी। द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट गिव्स आउट सैप। अब ये सैप क्या है दोस्तों, जैसे इंसान के शरीर को काटने के बाद या कहीं पे कट लगने के बाद हमारे शरीर में से खून निकलता है, वैसे ही जब पेड़ को, किसी भी तरह के पेड़ को काटा जाए, जब कट लगता है तो वहाँ से नमी बाहर आती है या पानी बाहर आता है, मॉइस्चर होता है, सफ़ेद कलर का जैसे वैक्स टाइप निकलता है, या फिर मैं कहूँ कि जिसको हम गम भी बोल देते हैं, गम पेस्ट निकलता है, राइट, हिंदी में जिसको हम गोंद बोलते हैं, जैसे कीकर के पेड़ में से गोंद निकलता है, राइट, वैसा ही सैप निकलता है हर एक तरह के पेड़ में से। सो ग्रेजुअली दिस वुड हील। वो कहता है कि अगर आपने यही कट मार के छोड़ा है जहाँ से उसका खून आ रहा है, यहाँ कि जहाँ से वो लिक्विड बाहर आ रहा है, वो हील कर जाएगा, धीरे धीरे हील कर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा वहाँ से, और नई छोटी छोटी ट्विग्स यानी कि छोटी छोटी टहनियाँ वहाँ से निकलने लगेंगी, और ये दोबारा वैसे ही ग्रो करेगा थोड़े ही समय के बाद।
अब इस पोएम की जो एक तरह से स्टोरी बनाई है, एक सटायरिक स्टोरी बनाई है, इसके अंत में ये क्या लिखते हैं? नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. दोस्तों पोएम के लास्ट स्टैंजा के अंदर ये कहते हैं कि अगर पेड़ को ख़त्म ही करना चाहते हो, अल्टीमेटली तो ख़त्म ही करना चाहते हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? ये एंकरिंग अर्थ जो वर्ड यूज़ किया है, ये बहुत ही खूबसूरत आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ किया है पोएट ने। वो कहता है अर्थ ने, धरती ने पेड़ के साथ इतना ज़्यादा मेल बना रखा है, इतना ज़्यादा मजबूत जोड़ है कि उसने एक एंकर की तरह पकड़ा हुआ है पेड़ को। The poet says that in order to kill this tree, it has to be uprooted. इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा अगर मारना ही चाहते हो। One has to separate the tree from the earth which supports it. वो कहता है उस पेड़ को मारने के लिए, काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए धरती से उसको अलग करना पड़ेगा, जिस धरती ने उसको अब तक बचा के रखा हुआ है, उसकी मदद कर रही है। The roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि वो कह रहा है कि धरती की कोख के अंदर, धरती की गोद के अंदर, उसकी कोख के अंदर पेड़ की जड़ें पहुंच चुकी हैं, वहां तक उसकी पकड़ बनी हुई है धरती की कोख में, धरती की गोद में। तो ऐसे नहीं उखड़ेगा, उसको उखाड़ना पड़ेगा। वो कहता है, जैसे वो कहता है रोप वगैरह लेके आओ और उससे खींचो उसको, तब वो जड़ समेत बाहर निकलेगा, और जड़ समेत जब बाहर निकलेगा तभी उसका अंत होगा। From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots, have to be detached. अब ये कहता है ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील और सबसे ज़्यादा छुपा हुआ जो एरिया है उस पेड़ का, वो क्या है? जड़ें उसकी। वो कहता है फिर जड़ों को डिटैच करना होगा, धरती से अलग करना होगा। द रूट्स आर वाइट इन कलर एंड आर डैम्प। अब बिल्कुल अंत में 6 लाइनें, बहुत ही छोटी छोटी 6 लाइनों से इस पोएम को ये पूरा करते हैं और कहते हैं, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. वो कहते हैं कैसे वो मरेगा, कैसे वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसको धरती से बाहर निकाल दिया है, अब वो ख़त्म कैसे होने वाला है। तो कहते हैं कि स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, ये वर्ड क्या यहाँ पे दर्शाता है? द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री व्हेन इट इज़ अपरूटेड। ऑब्वियसली जब वो धरती से अलग हो गया है पेड़, तो वो क्या होने वाला है? हवा की वजह से और मैं कहूँगा कि हीट की वजह से, जो कि वातावरण के अंदर जो ड्राइनेस होती है उसकी वजह से वो धीरे करके कमज़ोर पड़ जाएगा, विदर हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और मुड़कर टूटने लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और उसके अंदर लचक नहीं रहेगी, तो उसको तोड़ना और काटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वंस इट हैज़ बिन अपरूटेड, तो ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इट विदर्स एंड ड्राइज अप विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गर्मी और हवा की वजह से वो धीरे क्या होगा? ब्राउन होता रहेगा, ट्विस्ट करने लगेगा और अंत में वो हार्ड होकर ख़त्म हो जाएगा। फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, और इस तरह से वो फाइनली मर जाएगा। और यही तो तुम चाहते हो, यही पोएट बताने की कोशिश कर रहा है, एक कटाक्ष के रूप में, एक सटायर के रूप में यहाँ पर। और दोस्तों जल्दी लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। सबसे पहला राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई भी राइम स्कीम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। दूसरी लिटरेरी डिवाइस है एंजेममेंट। एंजेममेंट हमें पता है कि एक किसी भी सेंटेंस को कंटिन्यू करना 2 या 3 लाइनों में, दैट बिकम्स एंजेममेंट। जैसे कि पहले कहते हैं पोएट, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। अब विल डू इट आया है अगली लाइन के अंदर और नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ आया है पहली लाइन के अंदर। वैसे ही विल डू इट के बाद लाइन स्टार्ट हो रही है, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब आगे भी लाइन चल रही है, तो दैट बिकम्स ये इंजैममेंट है, बिकॉज एक ही लाइन के अंदर एक सेंटेंस को पूरा नहीं किया हुआ है, 2 लाइनों में या 3 लाइनों में पूरा किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेंजा में भी पोएट ने यूज़ किया है, जैसे आप सामने देख रहे हैं, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट
absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. फिर बाद में पोइट यूज कर रहा है इसको सेम लिटरेरी डिवाइस एंजाइनमेंट को, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर years inside the earth. जब वो लास्ट में यूज करता है जड़ों के लिए ये शब्द यूज करता है कि जो सबसे ज्यादा संवेदनशील और छुपा हुआ एरिया था पेड़ का, कौन सा एरिया था, वो थी जड़ें पेड़ की। सो दोस्तों तीसरी लिटरेरी डिवाइस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा ये है इनडायरेक्ट कंपैरिजन का, यानी कि मेटाफर का। जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज का लिटरेचर के अंदर तो दैट बिकम्स मेटाफर। लेप्रस हाइड, जैसा कि मैंने आपको कहा था, लेप्रस हाइड पहले ही स्टेंजा में आ गया था। द अनइवन कलर of the surface of the trunk of a tree is compared to the skin of a person suffering from leprosy. Leprosy बेसिकली एक डिजीज है, स्किन का डिजीज है, और ट्री का जो जो कहते हैं ना अनइवन कलर, यानी कि ट्री का जो तना है उसका कलर एक जैसा तो कहीं पे भी नहीं होता। कलर आप देखोगे कहीं पे थोड़ा सा लाल, बहुत ज़्यादा रेड कलर, रेडिश होगा, थोड़ा ज़्यादा ब्राउनिश होगा, कहीं पे ब्लैकिश होगा, कहीं पे ग्रेइश होगा, तो अलग अलग से कलर होते हैं। वैसे ही लेप्रोसी के अंदर ह्यूमंस को होने लगता है, स्किन का कलर चेंज होता है, स्किन के ऊपर धब्बे पड़ने लगते हैं, तो लेप्रोसी वैसे ही बीमारी होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है लेप्रोसाइड वैसे ही अनइवन कलर है उसके ट्रंक के सरफेस का। दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे कैसे है, ब्लीडिंग बार्क। जब पोइट कहता है ब्लीडिंग बार्क, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई वुंड होता है, कोई जख्म होता है तो खून निकलता है, वैसे ही ये कहता है द सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री वेयर इट इज कट इज कंपेयर्ड टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड इन अ ह्यूमन्स बॉडी, राइट। तो जो वो लिक्विड पेड़ के तने से निकल रहा है वो इंसान की बॉडी से निकलने वाले खून के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। दोस्तों फोर्थ लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड नॉट वर्ड, याद रखिएगा, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ अगर वर्ड्स आ जाते हैं और उनका जो साउंड है उस वर्ड का, स्पेशली उस वर्ड का जो इनिशियल साउंड है वो सेम आता हो और वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मैंने लिखा है ब्लीडिंग बार्क। अब यहाँ पे बी लेटर है लेकिन साउंड है ब का, है ना, तो ब्लीडिंग बार्क जो साउंड है ये रिपीट हुआ है और वैसे ही लास्ट में रिपीट हुआ था, जैसे कहा था उसने वाइट एंड वेट, यहाँ पे जो व का साउंड है। अब अगर हम वर्ड को देखें तो वो है W, लेकिन साउंड कौन सा है, व का, तो ये जो व साउंड है ये एलिट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे रेपिटेशन भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक शब्द या फिर एक पूरे वाक्य को बार बार रिपीट किया जाता है टू ले एम्फेसिस, यानी कि अगर पोएट दिखाना चाहता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो बहुत ज़्यादा जोर देकर बताना चाहता है कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे वो कुछ अलग वर्ड्स का यूज़ करता है बार बार। पूरे के पूरे वर्ड हो सकते हैं, पूरा सेंटेंस हो सकता है, इवन फ्रेज हो सकता है, तो अगर वो रिपीट होता है ऐसे दैट बिकम्स रेपिटेशन। और जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, पुल्ड आउट यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। अब दोस्तों ये थी इस पोएम की स्टैंजा वाइज समरी विद द लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आपको इस पोएम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके सीधे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। So, this is Deepak Verma signing off. Jai Hind.